हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज़ की कॉमिक लंबू मोटू लाश के व्यापारी। लंबू मोटू और लाश के व्यापारी। बाइक जीटी रोड पर तीव्र गति से दौड़ी जा रही थी। उस पर सवार थे लंबू मोटू। उसी जीटी रोड पर। ए, दरवाज़ा खोलो। लेकिन क्यों? क्या चाहते हो तुम लोग? दरवाज़ा खुलवाता या शूट कर दूँ तुझे सेठ? नहीं नहीं, गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। बाहर निकल सेठ। मुझे बख्श दो मालिकों। बदले में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुझे बख्शने नहीं, मारने आए हम। तुझे मारने की तो सुपारी ली हमने। ये लोग भाड़े के टट्टू हैं। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। निश्चय ये लोग मुझे मार कर ही रहेंगे। बाइक इधर ही आ रही है। अगर मैं सहायता के लिए शोर मचाऊं तो शायद गुंडों के हाथों मरने से बच जाऊं। ये सोचते ही बचाओ बचाओ। चाहे जितना चिल्ला ले, पर यहाँ से जिंदा ना जा सकेगा तू सेठ। वह बाइक लंबू मोटू की थी। लंबू, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। तू ठीक कहता है मोटू। हाँ मोटू, ये गुंडे इस सेठ को घेरे खड़े हैं। शायद शूट करना चाहते हैं सेठ को। सेठ ने हमसे सहायता मांगी है, हमें सेठ को बचाना चाहिए। और फिर लंबू मोटू ने पोजीशन ले ली। बाकी बचे दो गुंडे लंबू मोटू के सिर पर आ रहे थे। गजब की गुलाटी खाई दोनों ने। जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी खालों में भूसा भर देंगे हम। लंबू, शूट कर दो इसे। नहीं नहीं, शूट ना करना, मैं सब बताता हूँ तुम्हें। बुलाकी दास से सेठ हरगोविंद को मारने के लिए हमने 1 लाख की सुपारी ली थी। ओह, बुलाकी इतनी नीचता पर भी उतर सकता है? ये बुलाकी दास कौन है सेठ जी? मेरा अभिन्न मित्र है। यहाँ उसी से मिलकर उधमपुर वापस लौट रहा था मैं। नहीं, वहाँ से वे लोग वापस बुलाकी दास की कोठी पर पहुंचे। हरगोविंद, तुम मुझे जीवित देखकर हैरत में क्यों पड़ गए दोस्त? नहीं, ये बात नहीं है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तभी लंबू मोटू ने दोनों गुंडों के साथ अंदर प्रवेश किया। मिस्टर बुलाकी, इन लोगों को 1 लाख की सुपारी देकर अपने दोस्त की लंबी उम्र की कामना कर रहे हो तुम? कैसे दोस्तों? मारे गए। ये लंबू मोटू नाम के यमराज कहाँ से आ टपके? अब मेरी खैर नहीं। और फिर मोटू ने फ़ोन करके इंस्पेक्टर अंकल को भी बुला लिया। बुलाकी दास, सच सच बताओ, तुम सेठ हरगोविंद को क्यों मरवाना चाहते हो? ये झूठ है। मैं हरगोविंद को भला क्यों मरवाऊंगा? मुझे बेवजह फंसवाया जा रहा है। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। इससे पहले कि हम तुम पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करें, तुम सच उगल दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। थर्ड डिग्री का नाम सुनते ही बुलाकी की रूह फना हो गई। मैं सच बताने को तैयार हूँ। तो बताओ सच क्या है? हरगोविंद से मैंने 5 लाख रुपए कर्ज ले रखे थे। मुझे ये रकम उन्हें वापस न लौटाने पड़े, इसलिए मैं इन्हें। ओ बुलाकी, दोस्ती के नाते ये 5 लाख मैं तुमसे कभी ना मांगता। तू एक बार मुझसे कहकर देखता तो सही। इंस्पेक्टर साहब, इसने दोस्ती के नाम को बदनाम किया, इसे छोड़ना मत। लंबू मोटू के साथ जब वह पुलिस स्टेशन के बाहर निकल रहा था, तुम दोनों के कारण आज मैं जीवित हूँ। क्या मैं तुम लोगों का परिचय जान सकता हूँ? मैं लंबू हूँ और मुझे मोटू कहते हैं। कहीं तुम वही लंबू मोटू तो नहीं हो जिनकी बहादुरी के चर्चे डायमंड कॉमिक्सों में भरे पड़े हैं? हाँ सेठ जी, हम दोनों वही लंबू मोटू हैं। ओह, तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जैसा तुम दोनों के बारे में सुना था, तुम दोनों उससे ज़्यादा बहादुर हो। मेरा पोता राहुल तुम दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन है। कभी उधमपुर आना हो तो मुझसे अवश्य मिलना बच्चों। अच्छा सेठ जी, ये रहा मेरा कार्ड। तब लंबू ने भी उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया। बहुत बहादुर है दोनों। बड़े होकर निश्चय ही हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस घटना के ठीक 1 माह पश्चात सेठ हरगोविंद का मझला बेटा अजय प्रातःकालीन सैर के लिए निकल रहा था। पिताश्री सुप्रभात। जीते रहो बेटा। अजय सड़क पर निकल आया। उसी की उम्र का एक युवक कब आकर उसकी अगल बगल चलने लगा, उसे इस बात का पता ही नहीं चला। जैसे ही वे एक कार के पास से गुजरे, कार का दरवाज़ा खुला। अचानक ही खुला। अरे क्या कर रहे हो ये? युवक अजय को कार में ढकेलकर खुद भी कार में घुस गया। केशव, चलो जल्दी। काले शीशे वाली वे कार फर्राटे भरती हुई वहाँ से आगे निकल गई। तुम मुझे इस तरह कहाँ लिए जा रहे हो? इतने नादान तो नहीं लगते हो तुम। हम तुम्हारा किडनैप करके ले जा रहे हैं। मुझे किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे बाप से बदले में हम फिरौती की मोटी रकम वसूलेंगे बरखुरदार। तो ये इरादे हैं तुम लोगों के? जी जनाब, तुम पर हाथ डालने के लिए हम कई दिनों से वॉच करके तुम्हारे दैनिक क्रियाकलापों पर नज़र रख रहे थे। तुम पर हाथ
साफ़ करने के लिए हमें ये सुबह का वक्त ही उचित लगा। घबराओ नहीं अजय सेठ, फिरौती मिलने तक हम तुम्हारी भरपूर खातिरदारी करेंगे। हमारी खातिरदारी के आगे जन्नत के मज़े भी फीके पड़ जाएंगे मिस्टर अजय। जिस कॉटेज के आगे उनकी कार रुकी वह एक निर्जन स्थान था। चलो उतरो अजय, हमारी मंजिल आ गई। वे दोनों उसे अंदर ले गए। बैठो। सेठ को फ़ोन करूं? अभी नहीं, थोड़ी ठहर कर करेंगे। इधर दूसरी ओर, क्या बात है जी, इस तरह परेशान से क्यों बैठे हैं आप? क्या बताऊं कौशल्या, सुबह का गया अजय अभी तक मॉर्निंग वॉक से वापस नहीं लौटा है। ओह, आप भी बस हद करते हैं जी। अजय कोई बच्चा थोड़े ही रहा है, आ जाएगा। किसी यार दोस्त के बाद रुक गया होगा। ना जाने क्यों मेरा दिल आज किसी भावी आशंका से बार बार घबरा रहा है। आप तो व्यर्थ ही घबरा रहे हैं, अजय बस आने ही वाला होगा। तभी हरगोविंद के बेटे, बड़े बेटे मलय ने प्रवेश किया। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी, सदा खुश रहो, जीते रहो। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो, मैं हरगोविंद बोल रहा हूँ। सेठ जी, आप जानते हैं समय क्या बज रहा है? 9 बज रहे हैं, लेकिन तुम हो कौन? फालतू की बातें ना करो सेठ। तुम्हारा छोटा बेटा अजय अभी तक मॉर्निंग वॉक से नहीं लौटा। क्या इस बात से परेशान नहीं हो तुम? हाँ, पर ये तुम कैसे जानते हो? जानना चाहते हो तो सुनो सेठ। तुम्हारा बेटा अजय इस वक्त हमारी कैद में है। हमने उसका अपहरण कर लिया है। क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ सेठ, लो अपने लाडले से बात करो। हेलो। हाँ पिताजी, मैं बोल रहा हूँ। अजय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी। क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है वह? उसका अपहरण हो गया है। क्या चाहते हो तुम लोग? फिरौती में हम तुमसे एक मोटी रकम चाहते हैं सेठ। बोलो, कितनी रकम चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? इतनी जल्दी क्या है सेठ? हड़बड़ी करना ठीक नहीं है। हम तुम्हें आराम से ये भी बता देंगे कि हमें फिरौती में तुमसे कितनी रकम चाहिए। हमारे अगले फ़ोन की प्रतीक्षा करें। ओह। पसीना छलक आया था हरगोविंद के माथे पर। सहसा बुरी तरह चित्कार उठा सेठ हरगोविंद। कोई मेरे सीने से मेरा दिल बाहर लिए जा रहा है। ओह। सेठ हरगोविंद मूर्छित होकर गिर पड़े। सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है। ओह, घबराने की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, दौरा ज़्यादा तीव्र नहीं था। फिर भी एहतियात तो बरतनी ही होगी हमें। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, जिसके प्रभाव से ये कई घंटे तक आराम से सोएंगे। ऐसा होने से इन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दवाइयाँ मैं पर्चे पर लिखे जा रहा हूँ, इन्हें बाज़ार से मंगवा लीजिएगा। जी बेहतर। डॉक्टर के जाने के बाद ये अचानक कैसी विपत्ति आ पड़ी हम पर। पहले अजय के अपहरण और अब इन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हे भगवान, इस परिवार की रक्षा करना। मलय भैया, अपहरणकर्ताओं के चंगुल में अजय भैया न जाने कैसा महसूस कर रहे होंगे। अभय, एक बात याद रखना, पिताजी के होश में आने पर उनसे ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी है जिससे उन्हें किसी प्रकार का आघात पहुँचे। जी भैया। इधर दूसरी ओर। हाँ तो मिस्टर अजय, हमारे लिए अब तुम बेकार की वस्तु हो चुके हो। बेकार की वस्तु? हाँ अजय। सेठ, तुमसे हमारा जो काम निकलना था वह निकल चुका है, इसलिए जन्नत की सैर करने के लिए तैयार हो जाओ। जन्नत की सैर? मर कर ही तो तुम जन्नत की सैर कर सकते हो, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाए! अब इसका क्या करें? रात होने दो, रात के अंधेरे में से जंगल में गाड़ आएंगे। रात होने पर। और फिर निकल पड़े वे लोग जंगल की ओर। जंगल में जल्दी मिट्टी से ढक दिया दोनों ने उस गड्ढे को। कॉटेज पर लौटने पर 9 बज रहे हैं, ठीक 11 बजे हम सेठ हरगोविंद को फ़ोन करेंगे। हाँ, इस बार उससे फिरौती की रकम वह स्थान फिक्स करना है हमें। कैसी मज़े की बात है जेश, जिसके एवज में फिरौती मांगने जा रहे हैं वह कब का भगवान को प्यारा हो चुका है, और उसके घर वालों को इस बात की खबर तक नहीं। हा 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 हा, इसे कहते हैं दिमाग की बाजीगरी। दोनों अपने प्लान की सफलता पर खुशी से झूम रहे थे। इधर दूसरी ओर। आह, लगता है पिताजी को होश आ रहा है। 10:30 बजे होश आए न, कई घंटों बाद इनकी नींद टूटी है। सेठ हरगोविंद ने जल्दी ही आंखें खोल दी। होश में आते ही जो पहला सवाल उन्होंने किया वह ये था, उन लोगों का कोई फ़ोन आया? नहीं पिताजी। ओह, ना जाने अजय कैसा होगा। चिंता ना करें जी, भगवान कृष्ण जो करेंगे ठीक करेंगे। अब उन पर ही अजय का भार छोड़ दीजिए। अम्मा ठीक कह रही है दादाजी, आप बस आराम कीजिए पिताजी। कैसे आराम कर सकता हूँ मले बेटे, मेरे जिगर का एक टुकड़ा इस समय कांटों में फंसा हुआ है। और फिर ठीक 11 बजे, शायद उन्हीं का फ़ोन है। मलय, रिसीवर मुझे दो, मैं बात करूँगा। नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, फ़ोन पर मैं बात कर लूँगा। नहीं मलय, बात मैं ही करूँगा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। मलय ने रिसीवर पिता को पकड़ा दिया। मैं हरगोविंद बोल रहा हूँ। सेठ जी, मैं तुम्हारे बेटे अजय का खैरख्वाह बोल रहा हूँ। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो सुनो, तुम्हारा बेटा अजय तुम्हें सकुशल वापस पोस्ट कर दिया जाएगा। डाक खर्च केवल 20 लाख रुपए है, वह तुम्हें एडवांस भेजने होंगे। मैं तैयार हूँ, बताओ रकम कब और कहाँ पहुँचानी होगी।
तो सुनो, जन्नत एक्सप्रेस में तुम या तुम्हारा कोई भी कैंडिडेट 20 लाख रुपए लेकर सवार होगा। उधमपुर से चलकर जब जन्नत एक्सप्रेस नागल फाटक से गुजरेगी तो रात हो चुकी होगी। वहाँ जहाँ कहीं भी तुम्हारा कैंडिडेट टॉर्च की जलती बुझती रोशनी देखे, रुपयों से भरा बिग फेस वहीं फेंक दे। लेकिन अजय, हमें कहाँ मिलेगा? फिक्र ना करो सेठ, अगर तुमने हम तक 20 लाख रुपए पहुँचा दिया तो अगले स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अजय आपको सक्शन मिल जाएगा। ओह, तब ठीक है, हमारी ओर से कल तुम्हें 20 लाख रुपए तुम्हारे निर्देशानुसार पहुँचा दिए जाएंगे। चलो, 20 लाख की तो कोई बात नहीं है, बस अजय ठीक ठाक मिल जाए हमें। भगवान जी, भगवान जो करेंगे वह ठीक ही करेंगे। दूसरी ओर जेश, 20 लाख पाते ही हम कल ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और हरगोविंद व उसके घर वाले हमें व अजय को ढूंढते ही रह जाएंगे। अगले दिन उधमपुर से जन्नत एक्सप्रेस से मलय, अभय और राहुल सवार हुए। 20 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस उनके पास था। ट्रेन निश्चित समय पर चल पड़ी। राहुल, तुम जिद करके हमारे साथ आए हो, जबकि इस अभियान में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं थी। पापा, एडवेंचर मुझे हमेशा पसंद रहा है। मैं किडनैपर्स की जलती बुझती टॉर्च देखना चाहता हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने जासूस भतीजे, अभी बढ़ बढ़ कर बोल रहे हो तुम। किडनैपर्स को देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देख लीजिए पापा, चाचा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मलय ने राहुल को डांटा। राहुल, ये क्या बचपना है? मौके की गंभीरता को ना समझते हुए इस प्रकार ठुनकना ठीक नहीं है। और अबे, तुम भी राहुल को इस प्रकार चढ़ाना छोड़ो। सॉरी भैया, गलती हो गई। धीरे धीरे चारों ओर रात घिराई थी। ट्रेन पूरी तीव्र गति से दौड़ी जा रही थी पटरियों पर। नागल फाटक आने ही वाला है, अब हमें बोगी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहाँ से हमें जलती बुझती टॉर्च का सिग्नल देखने में आसानी होगी। तीनों बोगी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। जल्दी ही ट्रेन नागल फाटक से होकर गुजरी। भैया, वह जल बुझ रही है सामने टॉर्च। मलय ने जलती बुझती टॉर्च की रोशनी को लक्ष्य करके रुपयों से भरा ब्रीफकेस बाहर की ओर उछाल दिया। ओह, तेज़ गति से चलती ट्रेन से रुपयों से भरा ब्रीफकेस फट गया है और रुपयों की गड्डियाँ दूर दूर तक चारों ओर बिखर गई हैं। ट्रेन तो आगे बढ़ गई है, लेकिन चारों ओर बिखरे इन नोटों को समेटने में हमें कई घंटे लग जाएंगे। मामला 20 लाख का है, इसलिए ये सब तो हमें करना ही होगा केशव। दोनों नोटों को इकट्ठा करने में जुट गए। दूसरी ओर चंद मिनट बाद ही जन्नत एक्सप्रेस कैथर शहर के स्टेशन पर जा पहुंची। कैथर। मलय, अभय और राहुल तीनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चले गए। तीनों ने पूरा प्लेटफॉर्म छान मारा। अजय चाचा तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है पापा। काफ़ी खोजबीन के पश्चात भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। लगता है बदमाशों ने हमें उल्लू बना दिया। हाँ, हमसे रुपया भी ठग लिया और अजय को भी नहीं छोड़ा उन बदमाशों ने। अब क्या करें हम? पिताजी को इस बात का पता चलेगा तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसी समय उधमपुर की ओर जाने वाली रामजस एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी। उस ट्रेन में सवार थे लम्बू मोटू। मोटू, बहुत प्यास लग रही है, चल नीचे उतर कर पानी पियाते हैं। नेकी और पूछ पूछ, प्यास तो मुझे भी लग रही है लम्बू। दोनों ने प्लेटफॉर्म पर उतरकर पानी पिया। पापा, वो देखिए, प्रसिद्ध हरफन मौला लम्बू मोटू। कौन लम्बू मोटू? पापा, आप भी बस। अरे, मैं डायमंड कॉमिक्स के प्रसिद्ध पात्र लम्बू मोटू की बात कर रहा हूँ। ओह, जिन डायमंड कॉमिक्सों को तुम खूब चाव से पढ़ते हो। हाँ पापा, आइए चलकर उनसे मिलते हैं। राहुल अपने पापा और चाचा को खींचकर लंबू मोटू के पास ले गया। आप लंबू मोटू है ना? हाँ, लेकिन तुमने हमें कैसे पहचाना? मैं डायमंड कॉमिक्स में प्रकाशित होने वाली तुम्हारी हर कॉमिक पढ़ता हूँ, इसलिए तुम दोनों को देखते ही पहचान गया। ओह, तब तो तुम हमारे फ़ैन हुए। तब राहुल ने लंबू मोटू को अपने पापा मलय और चाचा अजय से मिलवाया। आप लोग मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मुझे अपनी परेशानी का कारण बताएंगे? तब उन्होंने लंबू मोटू को सारी बात बता दी। तत्पश्चात, तो आप लोग सेठ हरगोविंद के पुत्र हैं? हाँ, क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, पिछले दिनों हमारे नगर में उनसे हमारी भेंट हुई थी। तब हमने उन्हें गुंडों से बचाया था। ओह, अभी हम उन्हीं से मिलने जा रहे थे। इन दिनों हम थोड़ा फ्री थे तो हमने सोचा सेठ जी से ही मुलाकात कराएं। आपकी बात सुनकर तो हमें लग रहा है सेठ जी इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हाँ, इस समय उनकी दशा ठीक नहीं है। आप फिक्र न करें मलय जी, अब हम आ गए हैं, हम अपराधकर्ताओं के से अच्छी तरह निपट सकते हैं। लम्बू मोटू के कहने पर वे सब उधमपुर जाने वाली रामजस एक्सप्रेस में सवार हो गए। मोटू, ध्यान रखना, नागल फाटक आने पर हमें चैन खींचकर गाड़ी रोकनी है। नागल फाटक आने पर मोटू ने चेन खींच ली। तुरंत ही ट्रेन रुक गई। लंबू, मोटू, मलय, अभय व राहुल के साथ ट्रेन से उतर गए। कुछ देर बाद जब ट्रेन वहाँ से निकल गई, इस टॉर्च की रोशनी से हम रेल की पटरी के सारे अपहरणकर्ताओं की खोज करेंगे। हो सकता है वे अभी यहीं कहीं आसपास ही हों, या हमें यहाँ कोई महत्वपूर्ण सुराग ही मिल जाए। चल दिए वे लोग टॉर्च की रोशनी के सहारे। लंबू ने अपनी रिवॉल्वर हाथों में ले ली थी। इधर दूसरी ओर, बस अब थोड़ी सी गड्डियाँ इकट्ठी करनी रह गई हैं जयेश। उधर, ये क्या, नोटों की गड्डियाँ? लगता है हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं।
ज़रूर फेंकने के बाद नोटों से भरा ब्रीफकेस या तो फट गया होगा या खुल गया होगा, तभी तो नोटों की गड्डियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं। आप तीनों ये गड्डियाँ इकट्ठे करते चलें, मैं और मोटू आगे का मुआयना करते चलेंगे, ठीक है? और फिर तभी ओ, कौन है ये दोनों? वे दोनों जेज व केशव थे। ओह, टॉर्च की रोशनी। जेज भाग ले, लगता है कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वे भाग रहे हैं लंबू, ज़रूर ये अपहरणकर्ता होंगे। रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। जेश व केशव दोनों में से कोई भी नहीं रुका। ये देख, थाए जेश! गोली जेश के पाँव में जाता सी। वह गिरकर तड़पने लगा। रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथी जैसा ही होगा। कौन हो तुम लोग? हम तो रेल की पटरी के सहारे सहारे जा रहे थे। पटरी किनारे नोटों की गड्डियाँ बिखरी पड़ी दिखी तो उन्हें चुनने बैठ गए। तो फिर हमें देखकर वहाँ से भाग क्यों रहे थे? वो देखो, सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। दबा दो ट्रिगर। नहीं। तो सच क्या है? जल्दी से उगल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रिवॉल्वर नीचे कर लो, मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ। चल भाग। हमने उधमपुर के सेठ हरगोविंद के बेटे अजय का अपहरण किया था। ओह, तो हमारा शक ठीक ही निकला। फिरौती के 20 लाख रुपए लेने हम नागल फाटक पर आए थे। रुपए तो हमें मिल गए, पर इधर उधर बिखरी हुई हालत में उन्हीं को समेट रहे थे कि अजय कहाँ है? अजय? हकला कर रह गया केशव। लंबू ने लपक कर केशव के बाल पकड़ लिए। सच सच बता, अजय कहाँ है? वो, उसका तो हमने मर्डर कर दिया। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ओह, तो लाश की फिरौती वसूल कर रहे हो तुम? मोटू, इन दोनों की मुश्कें बांध ले, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। मोटू ने ऐसा ही किया और फिर उधमपुर पहुंचकर, इंस्पेक्टर साहब, हम लंबू मोटू हैं। लंबू मोटू यानी जग प्रसिद्ध लंबू मोटू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वही हैं। 2 अपराधियों को आपकी सेवा में लाए हैं, इन्हें हवालत में डाल दीजिए। क्या अपराध है इन लोगों का? एक युवक का अपहरण करके इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी इंस्पेक्टर। ओह, इतना जघन्य अपराध! इंस्पेक्टर ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया। अच्छा इंस्पेक्टर, अब हम चलेंगे, सुबह आएंगे। ठीक है। पिताजी को क्या बताएं हम? सच्चाई को उनसे कब तक छिपा सकते हैं भैया? ये बात तो उन्हें बतानी ही पड़ेगी। मैं तो उन्हें ये बात नहीं बता पाऊँगा, मुझसे भी ये काम नहीं होगा। आप लोग चिंता ना करें, हम सेठ जी को इस दुर्घटना की खबर दे देंगे। जल्दी उनकी कार कोठी के पोर्टिको में जाकर रुकी। लगता है वे अजय को ले आए हैं। ऐसा ही लगता है। नमस्ते सेठ जी। लंबू मोटू, तुम इन्हें कहाँ मिल गए? संयोग ऐसा रहा सेठ जी, कैथर स्टेशन पर अकस्मात ही आपके पुत्रों से हमारी भेंट हो गई। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मलय अजय कहाँ है? उसे अपने साथ नहीं लाए? अरे ये क्या, तुम तीनों रोने क्यों लगे? अजय कहाँ है, बताते क्यों नहीं? बात यह है सेठ जी, अजय हमें नहीं मिला। क्या? हाँ सेठ जी, अजय वहाँ चला गया जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। क्या कह रहे हो? हाँ सेठ जी, अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी। हाय मेरा अजय, मेरा बच्चा! सदमे से सेठ हरगोविंद को दिल की धड़कन रुक गई। अगले दिन पुलिस कस्टडी में जेश व केशव ने उस स्थान को दिखाया जहाँ उन्होंने अजय की लाश दफनाई थी। यही है वह जगह। उस स्थान की खुदाई की गई तो एक बात हमारी समझ में नहीं आई। अजय की हत्या करने के पश्चात भी तुमने फिरौती की मांग क्यों की? सेठ हरगोविंद ने हमारे पिता बुलाकी दास को गिरफ्तार करवाया था। ओह, तो तुम दोनों बुलाकी दास के बेटे हो? हाँ, उसी दिन से हमारे सीने में हरगोविंद सेठ से इंतकाम लेने की आग जल रही थी। उसी आग में जलते हुए हमने अजय की हत्या कर दी। फिर हमने सोचा लगे हाथों सेठ से मोटी रकम भी ऐंठ ली जाए। जब जेल में चक्की पीसोगे तो पता चलेगा तुम लोगों के बुरे काम का नतीजा क्या निकलता है। पुलिस वैन अजय के शव व जयेश केशव को साथ ले गई। चलो लंबू, हमें सेठ हरगोविंद की अंत्येष्टि में भी शामिल होना है। हाँ मोटू। दोनों सेठ हरगोविंद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तत्पश्चात हमें खेद है कि हम आपके भाई को ना बचा सके। इसमें आपका भला क्या दोष? दुखी मन से लंबू मोटू ने उन लोगों से विदा दी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लंबू मोटू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स लंबू मोटू किले की तबाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।